80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना आएंगे? 80 में बनाना कितना है? 40 बनाना है। इहू में निर्देशक दिया है, यहीं से शुरू करते हैं। यस कमीन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? तो दर्पण के वास्तविक दर्पण के आगे, काल्पनिक दर्पण के दो प्रकार का इमेज बनता है ना जी, रियल और वर्चुअल, या इमेजिनरी, वास्तविक और अवास्तविक, वास्तविक और आभासी। तो वास्तविक बनेगा दर्पण के आगे और आभासी बनेगा दर्पण के, याद रखिएगा। एक और बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता कि किया जा सकता है? किया जा सकता है। इसे दर्पण पर प्राप्त, अति दर्पण करें पर्दा पर प्राप्त, और इसका पर्दा पर प्राप्त हमारे आंखों पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो यह दर्पण से नीचे ही बनेगा। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, अब मान लो कि ये इस पर आपतन कोण 30 डिग्री है, तो विलोम से 30 डिग्री है, और आप परिवर्तित और आपतित किरण, तो सब कोई जानता है कि जितना आएगा उतना ही डिग्री से मुड़ेगा, ये ना पढ़े हैं? तो आया 30 डिग्री बनाया, तो गया भी तो 30 डिग्री बनाया। तो इस तीर जब नीचे में हो तब मैंने आपतित किरण है, और तीर ऊपर में है तो क्या है? परिवर्तित किरण है। आने और जाने के बीच में टोटल कितना कोण बन रहा है? हो गया? क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है। प्रकाश, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल कितना है? तो उस पर से टकरा के 2C थोड़ी हो जाएगा, कितना रहेगा? सी रहेगा। अब मान लो कि इस कोई दीवार पर हम टॉर्च बार है, तो जितना टॉर्च से प्रकाश दर्पण तक पहुंचने में समय लेगा, उतना ही टाइम लेगा टकराने में, वहां से रिटर्न आने में। तो प्रकाश का चाल किसी वस्तु से टकरा के भी उतना ही स्पीड से चलता है जितना स्पीड से आ रहा है। क्या दिक्कत होगा बता रहे हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, तब मान लो यहां निवारक है, तो निवारक में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। हम मान लो कि ये पानी है, वाटर है, तो ए में तो 40 का कम हो जाएगा, क्योंकि इसको कहेंगे विरल, इसको कहेंगे सघन। अब फिर जैसे पानी से बाहर निकलेगा तो फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निवारक में सूरज अति कोई भी प्रकाश है, उसका निवारक में कितना, या हवा में या निवारक में, दोनों से में माना, कितना माना जाता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितना दूरी? 3 लाख किलोमीटर। तो यहां प्रकाश के चाल में कोई परिवर्तन। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार तो पोल ध्रुव लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? ध्रुव से लिया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या होता है, मान लो कि कोई दर्पण है, दर्पण का जो यही है, यही पोल है तुम्हारा, इसी को कहते हैं ध्रुव। ये एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया। जहां एफ लिखा है उसे फोकस कहते हैं, जहां सी लिखा है उसे केंद्र कहते हैं, अक्षता केंद्र। क्लियर है? जब प्रकाश संग, देखो बात आ गया, जब प्रकाश सघन से विरल की ओर जाता है, किधर जाता है?
सघन से, तो जब सघन से विरल जाएगा तो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ता है। अब विरल से सघन में आएगा तो घटता। ठीक, समझा सर? क्योंकि विरल में प्रकाश की चाल अधिक होगा, संघनन में प्रकाश की चाल, कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो तरंगधौर और चाल बदलेगा, आवृत्ति स्थिर रहेगा, आवृत्ति स्थिर रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तरंगधौर। अपवर्तन यानी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन के कारण चाल में परिवर्तन हो सकता है, तरंगधौर में परिवर्तन होगा, लेकिन आवृत्ति कभी बदलेगा, याद रखेगा सब। अगला क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली या दूरी वाले लेंस की शक्ति ज्ञात करना है। तो P फॉर पावर, और पावर बराबर 1/f, फोकस दूरी 1 मीटर में रहता है, और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर। अब बाटा का हो गया 50 है, काट देंगे तो इसको 2 आ गया, 2 प्रकाश, और फोकस लेंस की शक्ति डेप्टर में मापा जाता है, तो डेप्टर में मापा जाता है तो क्या होगा, 2D, क्या हो जाएगा। ऐसा देखा जाए तो ये इसका मात्रकहीन होता है, लेकिन लिया जाता है डेप्टर में, किसमें, जौना कागज पर तेल लगा दिया और आधा आधा चित्र दिखाई दी, क्या दिखाई दी, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन उस साइड देखेंगे किसी पेज पर तेल पूरा लेप देते हैं और किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो उस पार वाला वस्तु थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, तो ऐसे को कहते हैं परभाषक, पारभाषक। ठीक, जिसे नहीं दिखाई दे अपारदर्शक, और जिसे दिखाई दे अपारदर्शक का मतलब हो गया जैसे खुला वातावरण, शीशा, चिमकी, प्लास्टिक जो एकदम चिकना सतह है उसमें ताकेंगे आर पार दिखाई देगा, तो जिस चीज से आर पार दिखाई दे उसे क्या कहेंगे, पारदर्शक। जिसे साफा नहीं दिखाई दे, जैसे दीवार के बाहरी ताकेंगे नहीं दिखाई देगा। परभाषक का मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, बीच के कड़ी को, जैसे धातु, अधातु और उपधातु, तो उपधातु कैसे बीच का कड़ी होता है, और संयोग परभाषक क्या है, बीच की कड़ी है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, देखो निवारक में सबसे ज्यादा, तनीय मनीय के अंतर आता है वायु में। ठीक, अब जल में प्रकाश के चाल जो होता है वो 2.5 के आसपास होता है। ठीक, कांच में होता है माने 2.2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है, तो सबसे कम किसमें है, कांच में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब, तो किस पर पड़ता है, रेटिना पर, अंग्रेजी में दे ले बा, हिंदी में नहीं बुझा, दे ले बा कि ना, रेटिना दिया है। निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किस पर पड़ता है, रेटिना। अगर जब पूछे कि पुतली और परितरिका का क्या काम है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्या करता है, ठीक, आई बात याद रखिएगा, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। अब उसी से रिलेटेड है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, नेत्र का पारदर्शी माने सामने जो बातें दिखाई दे वाला ओके क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कर्निया, क्या कहा जाता है,
करती है। देखो लिखल बा करनिया, उसके अंदर क्या है, आइरिस, प्रकाश को नियंत्रित करने वाला। उसके अंदर क्या है, लेंस। कौन सा लेंस है, लेंस। ये सब क्या रहता है, कचाव दराब भरत। ठीक, आंसर मिल गया। क्या आएगा, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, जारा दृष्टि दोष। जारा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। और पूछ दें हम कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा, कौन सा, तो यहाँ लिख लो ऑर्थो लेंस। छोड़ना नहीं है, जो है वहां लिख लो। तो यहाँ जब अवतल तो यहाँ लिखो उत्तल लेंस। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन हम प्लॉट के मैंने पूछ दे, कहे कि मायोपिया का इलाज हम कैसे करेंगे। इसी को कहते हैं मायोपिया, अवतल लेंस द्वारा। वहां लिखो उत्तल लेंस, छोड़ना नहीं है। देख अंग्रेजी में दिया है मायोपिया, कभी कभी यही पूछ देता है। ठीक, हाँ। इसका दोनों भाषा का साइंस में इस्तेमाल होता है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। अगला क्वेश्चन है, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं जी, रात में, हाँ ड्रीम लाइट के, रात में देखे वाला कम कम रोशनी कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है क्या चीज, हाँ रॉड्स और कोन्स नहीं होते हैं। विद्युत फ्यूज उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है, एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में और विद्युत सेल में माइनस प्लस का चिन्ह होता है, बाकी कुंडली में माइनस प्लस का चिन्ह नहीं होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा वाट का मात्रक है या वाट के बराबर है, तो कौन सा होगा, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति। विद्युत हीटर के तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का। टंगस्टन का तार किसका बना होता है, विद्युत बॉल का। विद्युत बल्ब के फिलामेंट काथी का बना होता है, अच्छा विद्युत हीटर के तार के कुंडली काथी का बना होता है, याद रहेगा ना। अब एग्जाम में पूछ दे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, फास्टर ने किया था। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक रेखा, अपना से इंसानों ने दिया है समझने के लिए। ठीक, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनरेटर। यह विद्युत क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से, आई सब मीटर और वोल्ट में गैल्वेनोमीटर मात्रक है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है, क्या होता है, प्रतिरोध बहुत बहुत कम हो जाता है। गुड,
नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक माने तत्व क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए। नाभिकीय रिएक्टर के लिए, नाभिकीय विखंडन के लिए हमें क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए, प्लूटोनियम चाहिए, यही सब चाहिए। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जी? सूर्य से ही। देखो 3 दिन से नहीं उगे हैं तो ये हाल है, आज लग रहा है कि थोड़ा सा दिखाई देंगे। निम्न में से किसका अर्थ जल है? तो हाइड्रो का अर्थ है। क्या है? हाइड्रो का अर्थ जल के रूप में माना जाता। अब बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकलक विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एकलक विस्थापन अपक्रिया कौन करता है? AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होना और खाद जो बनता है वो अपक्रिया किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक की क्रिया है? अच्छा देखो, ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? तो वो ऐसा रासायनिक अपक्रिया जो होने में ऊष्मा को ऑब्जर्व करे, ऊष्मा उसको चाहिए, ऊष्माशोषी। और जो ऊष्मा दे उसे। अब प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि कोई रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, एक में से दूसरा में जाके स्थापित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण के साथ परिभाषा याद कर लीजिएगा लोग, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण का नहीं है? कण में ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं है और क्षेपण में नहीं है। श्वसन, दहन, भोजन का पाचन सब में ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। अब प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद भी यही है, यही ना बनाता है। कह रहा है कि कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं? तो इसमें ढूंढी है। यहाँ दू है तो दू हिले है, ऑक्सीजन 2 है तो हिले है। कहा नहीं है देखा जाए। यहाँ 2K तो 2K है, 2Cl भी है, और 3 दूनी की 6 हिले है, ये भी ठीक है। परमाणुओं की संख्या गिनाएंगे दुनोड़ी। यहाँ हाइड्रोजन 2 गो तो यहाँ भी 2 गो, यहाँ Cl2 2 गो तो यहाँ भी Cl 2 गो। चूंकि 2 इधर लग गया तो दोनों के लिए गिनती हो गया। अब यहाँ देखते हैं, Pb 1 गो तो यहाँ 1 गो ठीक है, N 2 गो तो N 1 गो है, ऑक्सीजन 3 दूनी तो 2 2 1 5 गो है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन के संतुलित नहीं, यही तो बताना रहेगा। ठीक, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखो ऑप्शन समझना है, यहाँ जो यहाँ ऑप्शन देखो, लाल से नीला करेगा कब? जब 7 से ज्यादा होगा पीएच मान तब। लाल से नीला कब होगा? जब 7 से ज्यादा पीएच मान होगा, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो क्षारीय प्रवृत्ति का पीएच मान 7 से ज्यादा यानी 11। 7 पर उदासीन माना जाता है। 7 पर क्या माना जाता है? और 7 से नीचे अम्लीय माना जाता है। 7 से नीचे और 7 से ऊपर और 7 उदासीन, उसमें कोई अपक्रिया। तो 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय है, 7 से नीचे आएगा तो। अब यही कहता है कि नीला से लाल, तो क्या कहते हैं? 7 से, तो 7 से नीचे वाला तो 2 गो है। तो अब दिमाग यहां भी लगाना है कि आपको 7 बीच में देना दिया, अगर जो 7 से नीचे वाला ऑप्शन ज्यादा है और उसमें 1 गो 7 से कम है, तो वहां आंसर 1 गो होगा, 7 से कम। अगर जो वही 2 ऑप्शन 7 से कम है, 1 गो 7 से ज्यादा है, तो वहां आंसर 7 से ज्यादा ही वाला होगा। दिमाग में बात लगा कि नहीं? 7 से अधिक जब भी जिस चीज का पीएच मान होता है वो हो जाता है क्षारीय, और 7 से जिसका कम होता है वो क्या होता है? अब पीएच मान है क्या?
तो किसी भी पदार्थ का क्षारीयता और अम्लीयता ज्ञात करने वाला एक स्केल है, जिसे हम पता कर सकते हैं कि यह चीज क्षारीय है कि अम्लीय है। उसमें भी प्रबल क्षारीय और दुर्बल क्षारीय, प्रबल अम्लीय और दुर्बल अम्लीय। जो ज्यादा क्षारीय होते हैं और जो ज्यादा अम्लीय होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, और जो कम होते हैं मिला जुला के जो साथ के नजदीक वाले होते हैं वो हमारे लिए जरूरी है, वो चलता ही है। जैसे दूध हो गया पीबे करते हैं, देख, मध हो गया खाइबे करते हैं। अब मध का वही डंक हो जाता है तो नुकसान हो जाता है, होता है ना। चींटी का डंक नुकसान करता है, ठीक। जिसमें अम्लीय पदार्थ होता है वो शरीर में चुभने के बाद वहां क्या करता है, हमारे बॉडी से रासायनिक अभिक्रिया करके एक विष का काम करने लगता है, जो वहां जलन महसूस होता है। कहता है कि यशद पुष्प क्या है, जेडएनएस कि जेडएनओ। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूना यानी चूने के पानी को दूधिया रंग कर देता है, तो कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने जो पानी घोरा रहता है उसको दूधिया कलर। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक। इसको और भी कहा जाता है फॉर्मिक, टलीको फॉर्मिक अम्ल। सिट्रिक फल, सिट्रिक अम्ल क्या है, जितना खट्टा फल खाता लोग उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता। और सही ऑक्जेलिक अम्ल है, और से भी एथनोइक अम्ल है, ठीक। इमली में टॉटरिक अम्ल जानते हैं लोग। और सही बहुत सा अपना याद रखिएगा क्योंकि उसका पूछता है आप लोग से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बोलिए क्या होगा, हाफ H2O। हाफ H2O हमेशा दिमाग में बात रखिए, बाकी भी याद रखिए लेकिन हाफ H2O पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो अब क्रिया बन जाता है लवण। जब भी अम्ल और क्षार मिला देते हैं तो क्या मिलता है, हमें लवण मिलता है। पढ़े हैं लोग ना जी। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। तो जिसके बाहरी कक्षा में जौन इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता सबसे ज्यादा प्रदर्शित करे। तो जब भी सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और चालक में सबसे ज्यादा काम होता है। तो 12th में जाइएगा लोग तो पी टाइप और एन टाइप का चालक पढ़िएगा। तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसको एक अशुद्धि मिला दी जाए जिसके बाहरी कक्षा में 3 गो इलेक्ट्रॉन है, और एक अशुद्धि ऐसा मिलाया जाए जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अलग अलग पी टाइप और एन टाइप के चालक का निर्माण करता है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्री रहता है। एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 गो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और ये आपका 5 गो रहता है, और इसका रहता है एगो, सोडियम का एगो। तो किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो आंसर वही हो गया। क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है, किसका, कॉपर का। लिख लेंगे कॉपर का। अब बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का। ऑक्सीजन के संयोजकता, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है तो वही संयोजकता प्रदर्शित करता है। सुना रहा है। अब पूछ रहा है गंधक का परमाणु संख्या यानी सल्फर का परमाणु संख्या। तो सल्फर का 16, ठीक। अब पूछ दे 14 भी पूछ सकता है, 15 भी, 17 भी, तब कैसे मारिएगा। सिलिकॉन, फास्फोरस,
सल्फर, और 17 में क्या आएगा? हो गया। अब क्या चाहिए? 7, चारों जान गए हम लोग। अब क्रियाशील समूह जो है ये पूछ रहा है, अब क्रियाशील समूह, तो हम कुछ और अब क्रियाशील समूह दिखा देते हैं। क्रियाशील समूह, इमेज। ये अब क्रियाशील समूह हमें नहीं चाहिए, रासायनिक तत्व का अब क्रियाशील समूह चाहिए, उसी में दिया रहता है सब। यही है, ऐसा ही चाहिए हमको। बड़ी दूर जा रहे हैं लोग, मिल नहीं रहा है। अब क्रियाशील की क्रियाशील, अब क्रियाशील समूह ना है। लिस्ट, अब आया, देखिए। अब बोलिए इसका क्या होगा? भाई हम लोग देखे हैं ना, सीओ, सीओ में कीटोन है, इसमें कीटोन ऑप्शन है? नहीं है, तो डबल बॉन्ड वाला चाहिए हमको। माने दोनों ओर हमें चाहिए, नहीं है तो दूसरा देखते हैं। हाँ, यूं तक कीटोने दिया है। यहाँ देखो, कह रहा है अब क्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह, एल्कोहल समूह, एल्कोहल तो कभी नहीं करते हैं, ईथर समूह, एल्डिहाइड समूह कह सकते हैं, कार्बोनिल समूह। डबल एमेट सिंगल है, खाली सीओ है, कीटोन, ऑक्सो, ओन, और कहीं नहीं है। चलो वही ग्रुप था, हमने बता दिया। इसका आंसर लिख लीजिए लोग, कार्बोनिल समूह है। क्या है? कार्बोनिल। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग करने के लिए एथाइन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन अवॉर्ड सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन अवॉर्ड सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे तो उसे हमें मिल जाएगा कि यह जो है तीसरे सारणी का सदस्य है, यही ना होगा? कार्बन अवॉर्ड सारणी के 14 ग्रुप का है, किसका है? 14 का सदस्य है। देख लेते हैं ये भी सर्च मार के। पीरियोडिक टेबल,
देखिए कार्बन किस समूह में है, कार्बन हमें यही दिखाई दे रहा है, किस समूह में है, 14। यहूं देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, 6 में है ना 14 वाला, तो हो गया periodic टेबल। ये सब periodic टेबल वगैरह पढ़ाया गया था। एथाइन में कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच एथाइन कर रहा है, आइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एथाइन हो गया। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, कौन सा है, क्या है, चलिए फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन है। अवॉर्ड सारणी में कितने अवॉर्ड हैं, 7। अवॉर्डों की संख्या 18। अगला है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितनी है, 19। तो पीरियोडिक टेबल जब हम हर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाएंगे तो सबसे पहले में 2 गो और तब 8 गो और फिर तब 8 गो, तो 8 और 2 10 और 10 8 18। यहाँ कितना है, कितना के अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 सही जगता है, चूंकि एक इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1। चूंकि जब अष्टक सिद्धांत पढ़ेंगे या कक्षा सिद्धांत में देखेंगे तो पहला वाला में 2 गो इलेक्ट्रॉन चक्कर करता है, उसके बाद में फिर 8 गो, ठीक ऐसा ही कर करके कब हो जाता है, फिर अगला में 8 गो, और उससे जो जैसे आर्गन, आर्गन के परमाणु संख्या कितना 18, तो 18 है, तो इसलिए अष्टक उसका पूरा है, तो किसी से नहीं इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, लेकिन जैसे ही 19 है तो 1 इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, 20 वाला 2 गो देने लगेगा। आधुनिक अवॉर्ड सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ की बात कर रहा है, तो 18 वही बात करनी है। खरा कितना था, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 को खरा था। सोया हुआ कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो अवर्थ पूछा है तो 7, वर्ग पूछेगा तो 18 हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित संकेतों का तत्व किस धातु का है, बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु है, तो धातु हमारा यही होगा 12 दूनी की 24 वाला। आगे कह रहा है निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग, वन से आधारित कागज उद्योग है, टिम्बर उद्योग यानी लकड़ी, और लाख उद्योग, तीनों सब इसी से है। लाख पेड़े से प्राप्त होता है, लाख देखो, लाख रुपया नहीं है, टैनिन होगा, अंग्रेजी नाम अपने होगा, देखना लैक इंडस्ट्री। दिखा देते हैं, पेपर पेड़ पौधा से तैयार होता है, और टिम्बर माने ताना, पेड़ पौधे से ही मिलता है, क्रांतकल वगैरह चलता है टिम्बर कंपनी। लैक LAC, ये तो LSC दे दे लो वालों। लाख की चीज, यही एक गौण प्रकार का होता है।
ठीक, तो वो सब तो पेड़ से जुड़ा हुआ है। ठीक, पेड़ से जुड़ा हुआ है तो इसमें आप दिया है वीडियो के रूप में, तो आप लोग देख लीजिएगा, गोंद के रूप में निकलता है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1900। सुंदरलाल बहुगुणन। छूट गया। आज सबको जान रहा है कि अब वहीं अरावली पर्वत बचाने की योजना चल रहा है। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने के माने तकनीक को क्या कहते हैं? टपकन सिंचाई। इसी द्वारा ना होगा कि जड़ तन टपकत रहेगा पानी। ये तो लॉजिकल है, वर्षा जल से तो हर एक पेड़ के पौधा का पास जड़ तन जाएगा नहीं, नहर द्वारा जाएगा नहीं, बोरिंग चालू कर देंगे तो वो जड़ तन जाएगा नहीं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती? कौन सा विधि होता है? कौन सा? मृतपोषी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जैविक प्रक्रिया जो है, जैविक प्रक्रिया या जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो कौन जीव जंतु से द्वारा सड़ सकता है? तो मृत घास पत्ते। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ मुंह से शुरू हो जाला। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रिया श्वसन, प्रजनन, पोषण तीनों है। किण्वन के क्रिया किस में होता है? ईस्ट में। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। अब इसमें आप लोग का 40 में 40 नहीं आया तो बेकार है। वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जब वायवीय क्रिया होता है तो ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? क्लियर है कि दूसरा चीज चाहिए? यही ना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को। हमनी के कोशिका के कौन सा ईंधन मिलता है? ग्लूकोज है ना। जो भी भोजन करते हैं ग्लूकोज में टूट जाता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो पत्ती में, फूल में। फूल में तो ही नहीं करता, पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। सभी भी ऑप्शन था, तो फूल में से भी हो सकता है, ताना में भी हो सकता है, पत्ती में भी हो सकता है, क्योंकि सभी से भी हो सकता है। लेकिन इसमें पूछा है मुख्यतः, क्या पूछा है? तो मुख्यतः पत्ती द्वारा होता है, सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन पत्ता द्वारा। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो किसका है? परिसंचारण। निम्नलिखित में किस कौन सा रक्त का थक्का बनने में मने करता है, सहायक का करता है? फाइब्रिनोजिन। ठीक, कहीं विटामिन के कहे तो वो मान लिया लोग। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहता है? छाल में, कोशिका के रिक्तियों में या पत्तियों में? सभी में रहता है। नहीं समझे सब? जैसे अकवन का पेड़ देखिए, तो उसका कौन सा भाग तोड़ेंगे कि दूध नहीं निकलेगा? सब जगह उसका अपशिष्ट पदार्थ जैसा निकलने के लिए तैयार रहता है। आम के पेड़ देखिए, सब केनऊ से कोड़ देंगे लाशा निकलने लगेगा। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? उत्सर्जन। फिल्टर का काम करता है। उपाचन तो करता नहीं है, प्रजनन तो करता नहीं है, एटीपी का निर्माण नहीं करता है, उत्सर्जन करता है। इनमें कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन 5 गो याद रखिएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं, रिमेम्बर हो जाए।
देखिए, ऑक्सीन तने की वृद्धि, प्रकाश की ओर मुड़ना और जड़ विकास को बढ़ावा देता है। जिबरेलिन तने के लंबा होने और बीज अंकुरण में मदद करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और नई शाखाओं में विकसित करता है। एब्सिक एसिड ये वृद्धि को रोकता है, पत्तियों को झराने और आने का काम यही करता है। ये तो चाहिए ना जी कम करने के लिए। ये फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं एथिलीन को। ठीक, अब पत्तियों को झाड़ने के बढ़ावा देता है कि झड़े जल्दी, यह एथिलीन काम करता है। फल पकने का भी एथिलीन। फल, अब देखो आइए गया, यूज लॉजिक है, दोनों देख लो। इसमें पूछा है कि कौन सा पादप हार्मोन है, तो 4 को दिया है, इसमें जो मिल गया वही आंसर, तो तीनों को मिल रहा है, हाईले नहीं है। चलो कोई बात नहीं। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है जोड़ी में? कितनी होती है? 12 जोड़ी। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके दौरान? एड्रिनल। ठीक। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है विधि, क्लियर है? पुष्प में नर प्रजनन अंग पुंकेसर को कहते हैं, और महिला वो तिगरा। शुक्राणु बनता है वृष्ण में। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? क्या नहीं था? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। चलो ठीक है। ओजोन नहीं, O2 नहीं था। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर O2 रहता तो सब नहीं था, तो मार दो, सब नहीं था। यहाँ थोड़ा गर्भाशय में क्या काम है? गर्भाशय का काम है शिशुओं को पालने का काम करता है। गर्भ में जो बच्चा पलता है वह किससे? गर्भाशय में ही सियान होता है या बनता है। अंडाशय में क्या बनता है? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है जो महिला जनन अंग है। अब वृक्ष को पुरुष जनन अंग कहते हैं। अगला है ऑर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और अंगुलियों में नख थे, इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे, इनमें सभी क्या था? इनमें सभी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? कौन बदल लेगा? घोंघा, पक्षी, सरीसृप, मधुमक्खी। तो घोंघा बदल लेता है लिंग अपना, जेंट्स से लेडीज हो जाएगा, लेडीज से जेंट्स हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? सभी आते हैं। मैदानी परिस्थिति तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? द्वितीय है। प्रथम में तो टीडा हो गया, द्वितीय में मेढक हो गया। निम्नलिखित में कौन सा जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो डीडीटी। कागज सड़ जाए, बहुत मल सड़ जाए, लेकिन डीडीटी नहीं सड़ेगा। इसी के साथ आज का यह साइंस का डिस्कशन क्लास समाप्त करते हैं।